कहानी के शुरुआत में एक ग्लास हिलता हुआ दिखाया जाता है। बहुत तेज हिल रहा है, अपने आप चल रहा है। उसके बाद ट्रेन की आवाज़ आती है, पूरा कमरा हिलने लग जाता है और एक छोटी बच्ची सोते हुए दिखाई गई है। यहाँ पर स्टॉकर अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहता है। बच्ची जो डिसेबल बच्ची है, वो चल नहीं सकती, ठीक से बोल नहीं सकती, उसकी दिमागी हालत कुछ अच्छी नहीं है। साथ ही उसकी बेटी की तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती है। वो कुछ सोचता हुआ परेशान उठता है और उठ के जाके तैयार होना शुरू कर देता है। तभी उसकी पत्नी आ जाती है और उसकी बीवी आकर बोलती है, तुम ये काम छोड़ दो, कभी भी तुम्हें इस काम के लिए जेल हो सकती है, फिर हमारा क्या होगा, पीछे से हमारा कौन है। लेकिन वो नहीं मानता है, उसने बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। वो एक बार पे चला जाता है। वहाँ पर वो प्रोफेसर और राइटर से मिलता है। राइटर जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है, और प्रोफेसर अपने में कुछ नई खोज करना चाहता है। वो एक फेमस साइंटिस्ट बनना चाहता है। इसलिए वो दोनों उस जोन पे जाना चाहते हैं जहाँ पे जाके कुछ भी मांगो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। वो इच्छा जो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सोचते हो, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। पल में आपको वो मिल जाएगा जो कुछ आप सोचते हो। जोन कहाँ पर है पता नहीं, अर्थ पे तो ज़रूर है, पर फिर भी अलग है अर्थ से। और जोन में एक कमरा है, उस कमरे में जाने से हर इच्छा पूरी होती है। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जगह सील की गई है। वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे आर्मी के जवान जाने से मना करते हैं। अगर जाता है कोई तो उन्हें गोली मार दी जाती है। इसलिए खतरे से काली नहीं है। स्टॉकर वहाँ लोगों को लेकर जाता है और इसी से वो पैसे कमाता है। वो दोनों के साथ जीप में बैठकर चला जाता है। रास्ते में उन पर गोलियां भी बरसाई जाती हैं, परंतु उनकी किस्मत अच्छी होती है, इसलिए वो बच जाते हैं। अब वो आगे एक ट्रेन के पीछे अपनी गाड़ी लगा के ट्रेन की मदद से चुपके से अंदर उसके घुस जाते हैं। इतना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं। अब वो जीप एक जगह छोड़ देते हैं और वहाँ से पैदल चलना शुरू कर देते हैं। स्टॉकर उन्हें वहाँ ले जाता है जहाँ पर किसी टाइम पर ट्रेन रिपेयर्स हुआ करती थी। वो वहाँ पर उन्हें दिखाता है और एक छोटी सी गाड़ी में कुछ फ्यूल भर के उस गाड़ी में बैठ के वो चल पड़ते हैं आगे। और फिर वो उन्हें बताता जाता है और वो ये भी बताता है कि सबसे पहले उसका एक गुरु था, पोर्क्यूपाइन। वो लेकर आया करता था। ये कला मैंने उसी से सीखी, उसी के बताए रास्ते पे अब मैं चल रहा हूँ। अब मेरा गुरु इस दुनिया में नहीं है। स्टॉकर दोनों को वहां छोड़कर आगे का रास्ता देखने जब जाता है तो प्रोफेसर और राइटर दोनों अकेले होते हैं। तब राइटर बताता है प्रोफेसर को कि जो पोर्क्यूपाइन था उसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके भाई की मौत हो गई थी। और ये भी बताता है कि जो इसकी बेटी है वो फिजिकली चैलेंज्ड है, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। ऐसा कहा जाता है कि इस जोन के कारण ही शायद ऐसा कुछ हुआ है। इस जोन का श्राप इसके ऊपर लग गया है, इसलिए शायद वो इतनी परेशान रहती है। पोर्क्यूपाइन इस कमरे में गया था क्योंकि वो अपने भाई को जिंदा करना चाहता था। लेकिन जब वो उस कमरे के अंदर गया तो वो सबसे ज़्यादा ये सोच रहा था कि वो अमीर बनना चाहता है। इसलिए जब बाहर आया तो वो अमीर बन गया, लेकिन उसका भाई जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि जो आप सबसे ज़्यादा सोचते हो वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो इस गम में पोर्क्यूपाइन ने सुसाइड कर लिया था। इस अजीबो गरीब जगह में जब वो चलते जाते हैं और थक जाते हैं, कभी यहाँ पर कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, एकदम मैजिकल जगह है, तो वो थोड़ी देर आराम करते हैं। वहाँ पर एक डॉग भी है जो स्टॉकर को जानता है, वो उसका साथी है। जब भी स्टॉकर यहाँ पर आता है उसे कुछ ना कुछ खाने को देता है। तीनों बहुत थके हुए हैं। बहुत थक चुके होने के कारण जब वो आराम करने के बाद उठते हैं तो आगे चलते हैं। अब राइटर उससे पूछता है नदी पार करते समय कि तुम यहाँ कितने लोगों को ला चुके हो। तो वो कहता है ज़्यादा नहीं, कुछ ही लोगों को लाया हूँ अभी तक। तो वो फिर पूछता है यहाँ लोग क्या मांगते होंगे। वो कहता पता नहीं क्या मांगते हैं, क्योंकि अगर आप बता ही दोगे आपने क्या मांगा है तो वो विश आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए लोग
कुछ भी मांगते होंगे, लेकिन हाँ, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है और वो बाद में चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे बाद में कोई कांटेक्ट नहीं रखता हूँ। उसके बाद ही नदी के बाद एक बहुत बड़ा टनल आएगा। अब हमें नदी के बाद वो टनल पार करना है। नदी में काफ़ी सारा सामान पुराना पड़ा हुआ है, कुछ पुराने भंगार की चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ मछलियाँ तैर रही हैं। रास्ता बहुत कठिन है और बहुत डरावना सा भी है। टनल के पास आने पर स्टॉकर वहां पत्थर फेंक कर देखता है, परंतु कोई हलचल नहीं होती है। तो फिर स्टॉकर राइटर से बोलता है, अब तुम आगे जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तो राइटर आगे आगे चल देता है। वो दोनों उसको फॉलो करने लग जाते हैं। प्रोफेसर प्रोफेसर बहुत डरा हुआ है, लेकिन फिर भी डरते डरते ये उस टनल को पार कर लेते हैं। अब आगे एक कमरा है। कमरे के दरवाजे के पास वो आ चुके हैं। तो स्टॉकर बोलता है राइटर से, अब तुम अंदर जाओ। वो डरने लगता है, तो वो अपनी बंदूक निकालना चाहता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। कहता, तुम कुछ भी लेकर अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें ये सब कुछ यहीं फेंक कर जाना है, बहुत मुश्किल है। और वो सीढ़ियों के पास आके धीरे धीरे चलने लग जाता है। जब वो सीढ़ियों के पास आके देखता है कि अब वो अंदर जाए या ना जाए, तो वो तीनों एक कमरे में इंतज़ार कर रहे होते हैं। रास्ता पूरा मैजिकल है और जगह जगह कुछ मिस्ट्री होती रहती है। वो तीनों कमरे में बैठे हैं। कमरे में जब बैठे होते तो स्ट्रोकर बोलता है कि अब तुम सामने ही कमरा है, जाओ तुम अंदर जाओ और जो मांगना चाहते हो मांग लो। तब राइटर बोलता है, नहीं, मैं पहले सोचना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं चाहता क्या हूँ पहले मुझे पता होना चाहिए। तो फिर वो कहता है प्रोफेसर से, तुम जाओ। तो प्रोफेसर कहता है कि मैं तो इस जगह को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ, मैं इस जगह को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं ग्रेनाइट अपने साथ लेकर आया हूँ। ये सुनकर स्टॉकर उस पर कूद पड़ता है और उसका ग्रेनाइट छीनने लग जाता है कि मैं तुम्हें नहीं ये सब करने दूंगा, तुम इस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब प्रोफेसर और राइटर दोनों मना कर देते हैं अंदर जाने को। अब वो वापस जाना चाहते हैं, वापस आ जाते हैं और उन्हें अब कोई इच्छा नहीं थी कुछ मांगने की। लेकिन इस बात का असर स्टॉकर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। स्टॉकर सोचने लग जाता है, अगर लोगों का इस जगह से विश्वास उठ गया तो मैं क्या करूँगा, अगर लोग मेरे साथ नहीं गए तो मैं क्या करूँगा। ये सब सोच सोच के उसकी दिमागी हालत पर इतना फ़र्क पड़ जाता है कि वो बीमार हो जाता है। वो काफ़ी दिन काफ़ी बीमार रहता है। उसकी पत्नी भी हमेशा सोचती है कि शायद मेरी किस्मत खराब थी कि जो मैंने इससे शादी कर ली, लेकिन फिर भी दुख के बाद ही तो सुख मिलेगा ना, इस तरह वो सोचती रहती है। और अब दिखाया गया है कि बच्ची बैठकर देख रही है और बच्ची में एक अजीब सी शक्ति है। जब वो ग्लास की तरफ देखती है और ग्लास की तरफ लगातार देखने से ग्लास फिर से हिलता हुआ दिखाई गया है। तीनों ग्लास हिल रहे हैं। वो ग्लास को लगातार देखती जा रही है और ग्लास हिलते जाते हैं और उसी समय पूरा कमरा भी हिलने लग जाता है। धीरे धीरे कमरा हिलना शुरू हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कि एक ट्रेन निकली है और कमरा हिलना शुरू हो गया है। मूवी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है।